नमस्ते। आज हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसका पार्ट सी है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमारे जो मुख्य विषय रहेंगे वो हैं डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स, जिसमें हम हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों को ही बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम फंडामेंटल्स, मतलब हम एंडोक्राइन सिस्टम की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें जानेंगे। इसके बाद हम समझेंगे डायबिटीज मेलाइटिस एक्सप्लेन्ड, यानी डायबिटीज आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे डायबिटीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की, मतलब डायबिटीज को मैनेज करने के लिए क्या-क्या तरीके होते हैं। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म पर आएंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म को समझेंगे। और सबसे आखिर में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग हाइपरथायरॉयडिज्म एंड मैनेजमेंट, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एंडोक्राइन सिस्टम फंडामेंटल्स। इसमें हम, जैसा कि लिखा है, अ फाउंडेशनल ओवरव्यू ऑफ द बॉडीज हार्मोनल कंट्रोल सेंटर, यानी हमारे शरीर का जो हार्मोनल कंट्रोल सेंटर है उसका एक बुनियादी परिचय लेंगे। तो चलिए एंडोक्राइन सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, सेल मॉडिफिकेशन और एग्रीगेशन विच सिक्रीट्स द हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर्स। इसका मतलब ये होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम ग्रंथियों का या ग्लैंड्स का एक बहुत ही जटिल ढांचा है जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमिटर्स का स्राव करती हैं, यानी उन्हें सिक्रीट करती हैं। अगला पॉइंट है रेगुलेट्स बॉडी फिजियोलॉजी एंड पार्टिसिपेट्स इन डिफेंसिव मैकेनिज्म्स। आसान शब्दों में ये हमारे शरीर के जो भी कामकाज हैं उन्हें नियंत्रित करता है और साथ ही शरीर की जो रक्षा प्रणालियां हैं उनमें भी हिस्सा लेता है। अब समझते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एक्टिंग एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। इसका मतलब है कि हार्मोन्स ऐसे रसायन होते हैं जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता और ये कोशिकाओं के बीच एक संदेशवाहक या मैसेंजर का काम करते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। अगला पॉइंट, एंटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड देन ब्लड स्ट्रीम। ये पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं और फिर वहां से हमारे खून में यानी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। अब इस स्लाइड में ग्लैंड्स के प्रकारों के बीच एक बहुत जरूरी तुलना दी गई है। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सीक्रेट प्रोडक्ट्स एंजाइम्स इनटू डक्ट्स टू बॉडी कैविटीज ल्यूमेन आउटर सरफेस। इसका मतलब है कि जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं वो अपने उत्पाद जैसे कि एंजाइम को नलिकाओं यानी डक्ट्स के जरिए शरीर की किसी कैविटी में या बाहरी सतह पर छोड़ती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सुडोरिफरस स्वेट, सेबेशियस ऑयल, म्यूकस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां, तेल की ग्रंथियां और पाचन से जुड़ी ग्रंथियां। दूसरा प्रकार है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, secrete products hormone into interstitial fluid, diffuse into blood capillaries to target cells। इसका मतलब है कि एंडोक्राइन ग्रंथियां अपने उत्पाद यानी हार्मोन्स को सीधे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ती हैं, जहां से वो खून में मिलकर अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। अगला पॉइंट, डिपेंड्स ऑन हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनके वितरण के लिए ये हमारे हृदय पर निर्भर करते हैं। अब आखिरी में देखते हैं क्लिनिकल कंसिडरेशन, यानी सिस्टम से जुड़ी मुख्य बीमारियां कौन कौन सी हैं। ये हैं डायबिटीज मेलिटस, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बेसिक बातें समझने के बाद अब हम अपने दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर चलते हैं, डायबिटीज मेलिटस एक्सप्लेन्ड। इसमें हम इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की परिभाषा, इसके कारण और इसके प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए डायबिटीज मेलिटस की डेफिनेशन एंड एनाटॉमी को समझते हैं। डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शेयरिंग कॉमन फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज असल में मेटाबॉलिक विकारों का एक समूह है जिसका एक मुख्य लक्षण होता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी खून में शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अगला पॉइंट, रिजल्ट्स फ्रॉम डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन, इंसुलिन एक्शन और बोथ, मतलब ये या तो इंसुलिन के स्राव में कोई खराबी होने से होता है या इंसुलिन के काम करने में कोई दिक्कत होती है या फिर इन दोनों में ही खराबी के कारण होता है। अगला पॉइंट है क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया कॉजेज डैमेज टू किडनी, आईज, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। इसका मतलब है कि अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर ज्यादा बना रहे तो इससे हमारी किडनी, आंखें, नसें और खून की नलिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। अब स्क्रीन पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पैंक्रियाटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का है। चलिए इसके अलग अलग सेल्स के बारे में जानते हैं। पहला 1-2 बीटा सेल प्रोड्यूसेस इंसुलिन, रेगुलेट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज। तो बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं और ये इंसुलिन ग्लूकोज के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है और ब्लड शुगर को कम करता है। दूसरा 2 अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोसिस इन लिवर, इंक्रीजेस ब्लड शुगर।
अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का स्राव करते हैं जो लिवर में ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तीसरा 3 Delta cell secretes somatostatin, suppresses both insulin and glucagon. Delta cells somatostatin निकालते हैं जिसका काम इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के ही स्राव को दबाना है। और चौथा 4 PP cells secrete pancreatic polypeptide, GIFX, gastric intestinal enzyme secretion, inhibits intestinal motility. PP cells पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्राव करते हैं जिसका असर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम यानी पाचन तंत्र पर होता है। अब चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं, यानी कुछ आंकड़ों और निदान के जो मानदंड हैं उन्हें देखते हैं। WHO एस्टिमेट 346 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 346 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इंडिया एंड चाइना, और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत और चीन का है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज 70 to 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य ब्लड ग्लूकोज का स्तर होता है वो 70 से 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यानी निदान के मानदंड क्या हैं, कैसे पता चलता है कि किसी को डायबिटीज है। पहला 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। इसका मतलब है अगर खाली पेट ब्लड ग्लूकोज का लेवल 126 या उससे ज्यादा आता है। दूसरा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। इसका मतलब है अगर दिन में किसी भी समय ब्लड ग्लूकोज का लेवल 200 या उससे ज्यादा आता है। तीसरा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 2 प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGT विद 75 GM लोडिंग डोज, यानी अगर 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद प्लाज्मा ग्लूकोज का लेवल 200 या उससे ज्यादा आता है। और चौथा 4.5% ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है अगर HbA1c का स्तर 6.5% या उससे अधिक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस यानी डायबिटीज का वर्गीकरण। ऑल फॉर्म्स शेयर हाइपरग्लाइसीमिया बट अंडरलाइंग एबनॉर्मैलिटीज वेरी। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज चाहे किसी भी प्रकार की हो, सब में हाइपरग्लाइसीमिया तो होता ही है, लेकिन उनके जो मूल कारण हैं वो अलग अलग होते हैं। डायबिटीज को समझने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। चलिए इस टेबल की मदद से इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। पहला पॉइंट ऑटो इम्यून डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। दूसरा पॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें पैनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं। तीसरा पॉइंट एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसके कारण शरीर में इंसुलिन की पूरी तरह से कमी हो जाती है। और चौथा पॉइंट प्रेवलेंस 5 to 10% ऑफ ऑल केसेस। यह सभी मामलों का केवल 5 से 10% ही होता है। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज। पहला पॉइंट caused by combination of peripheral resistance to insulin action plus inadequate secretory response by beta cells। ये दो कारणों के संयोजन से होता है। पहला, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती, और दूसरा, बीटा कोशिकाएं जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाती। दूसरा पॉइंट रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, इसीलिए इसे रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी कहते हैं, यानी इंसुलिन की सापेक्ष कमी। और तीसरा पॉइंट प्रेवलेंस 90% to 95% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। यह मधुमेह के 90 से 95% रोगियों में पाया जाता है, यानी यह सबसे कॉमन टाइप है। अब हम इनकी ईटियोपैथोजेनेसिस पर बात करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि कोई बीमारी कैसे शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है। पहले देखते हैं टाइप 1 IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। पहला पॉइंट ऑटो इम्यून isolate destruction by immune effector cells reacting against endogenous beta cell antigens। यह एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की ही प्रतिरक्षा कोशिकाएं पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। दूसरा पॉइंट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स इंसुलिन फॉर सर्वाइवल, विदाउट इट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस। कीटोएसिडोसिस, कोमा, ऐसे मरीजों को जीवित रहने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना अनिवार्य होता है। इसके बिना कीटोएसिडोसिस या कोमा जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट ऑनसेट यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रन, यह आमतौर पर बच्चों में शुरू होता है। अब देखते हैं टाइप 2 IIDM इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। पहला पॉइंट कॉम्प्लेक्स डिजीज, इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट। यह एक बहुत ही जटिल बीमारी है जिसमें आनुवंशिक कारक यानी जेनेटिक्स, पर्यावरणीय कारक
और शरीर में सूजन पैदा करने वाली स्थितियां, ये सब मिलकर एक साथ भूमिका निभाते हैं। दूसरा पॉइंट, नोट, नो एविडेंस ऑफ ऑटो इम्यून बेसिस। इसमें ऑटो इम्यूनिटी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ये एक बड़ा फर्क है। और तीसरा पॉइंट, ऑनसेट, यूजुअली अकर्स इन मिडिल एज। यह आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग के लोगों में होता है। तो डायबिटीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी इसके आम लक्षण क्या-क्या होते हैं? चलिए एक-एक करके देखते हैं। एक्सेसिव हंगर, पॉलीफेजिया एंड थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया। इसका मतलब है बहुत ज्यादा भूख लगना और बहुत ज्यादा प्यास लगना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, यानी बार-बार पेशाब आने की समस्या। प्रोग्रेसिव वेट लॉस, यानी बिना किसी कोशिश के वजन का लगातार कम होते जाना। सडन विजन चेंजेस, दृष्टि में या देखने में अचानक से बदलाव आना। टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स और फीट, हाथों या पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना। वेरी ड्राई स्किन, स्किन डिसऑर्डर्स, त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा हो जाना या त्वचा से संबंधित दूसरी समस्याएं होना। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल्स, हैम्पर्ड ब्लड सप्लाई, रक्त वाहिकाओं में रुकावट आना जिससे शरीर में खून की सप्लाई में बाधा पड़ती है। कार्डियक डिजीजेज, यानी हृदय से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ जाना। स्लो हीलिंग वुंड्स, शरीर पर हुए घावों का बहुत धीरे धीरे भरना। इन मुख्य लक्षणों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जैसा कि इस नोट में दिया गया है। मिनेमोनिक, द 3 P's इक्वल्स पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। यानी P से पॉलीफेजिया मतलब बहुत भूख, P से पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत प्यास, और P से पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा पेशाब आना। तो अब जब हमने डायबिटीज के बारे में इतना कुछ समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। इसी पर बात करेंगे हम अपने तीसरे सेक्शन में, डायबिटीज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। इसमें हम इलाज के लिए दवा आधारित और बिना दवा वाले दोनों ही तरीकों को जानेंगे। अब हम बात करेंगे दवाओं की, यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के पार्ट 1 की। सबसे पहले है इंसुलिन। इंसुलिन को उनके काम करने की अवधि के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है। लॉन्ग एक्टिंग, इंसुलिन डेग्लुडेक, इंसुलिन ग्लार्जीन, ये वो इंसुलिन हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये मध्यम अवधि तक असर दिखाते हैं। शॉर्ट एक्टिंग, बाइफेजिक इंसुलिन, ये कम समय के लिए काम करते हैं। और रैपिड एक्टिंग, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन लिस्प्रो, ये बहुत ही तेजी से अपना काम शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं सी, मिसेलेनियस ड्रग्स, यानी अन्य दवाएं। इसमें शामिल हैं एल्डोस रिडक्टेज इनहिबिटर्स, इसका उदाहरण है एपेलरिस्टैट। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स, इसके उदाहरण हैं एकार्बोस, मिग्लिटोल, वोग्लिबोस। एमिलिन एनालॉग, इसका उदाहरण है प्रामलिनटाइड। डोपामीन D2 एगोनिस्ट, इसका उदाहरण है ब्रोमोक्रिप्टेन। और SGLT2 इनहिबिटर्स, जैसे कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। चलिए अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम ओरल ड्रग्स की बात करेंगे, यानी वो दवाएं जो मुंह से ली जाती हैं। इस फ्लोचार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें दवाओं को उनके काम करने के तरीके के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है ए, एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन। इसका मतलब है ये वो दवाएं हैं जो शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती हैं। इसके अंदर 3 उपश्रेणियां हैं। पहली 1, DPP4 इनहिबिटर्स, जैसे कि एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन। दूसरी 2, GLP-1 एगोनिस्ट्स, जैसे कि एल्बिग्लुटाइड, डूलाग्लुटाइड, लिराग्लुटाइड। और तीसरी 3, KATP चैनल ब्लॉकर्स, सल्फोनिल यूरियाज, जैसे कि क्लोप्रोपोमाइड, ग्लिबिनक्लामाइड। अब आते हैं दूसरी मुख्य श्रेणी पर, जो है बी, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है ये वो दवाएं हैं जो शरीर में इंसुलिन के प्रति जो प्रतिरोध होता है उसे कम करती हैं। इसके अंदर 2 उपश्रेणियां हैं। पहली 1, बिग गुआनाइड्स, जैसे कि ब्यूफोमिन, मेटफोमिन, फेनफोमिन। और दूसरी 2, ड्यूअल PPRA एगोनिस्ट, जैसे कि सैरोग्लिटाजार। देखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट में सिर्फ दवाएं ही काफी नहीं हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी हमारी जीवन शैली, उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिसिटी एपिडेमिक, एस्केलेशन ऑफ डायबिटीज प्लस ओबेसिटी ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड पुअर ईटिंग। इसका मतलब है कि हमारी गतिहीन जीवन शैली और खराब खानपान की वजह से मधुमेह और मोटापा दोनों एक साथ एक महामारी की तरह तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं।
अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंजरी, किसी भी तरह की चोट लगने से बचना चाहिए क्योंकि डायबिटीज में घाव धीरे भरते हैं। डाइट प्लान, शुगर लेवल मेंटेनेंस इज द मेजर टास्क। एक सही डाइट प्लान बनाना बहुत जरूरी है जिसमें शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना सबसे मुख्य काम है। अवेलेबिलिटी, कीप थिंग्स अवेलेबल टू मैनेज हंगर एंड थर्स्ट। भूख और प्यास को मैनेज करने के लिए हमेशा अपने पास कुछ स्वस्थ चीजें रखनी चाहिए। एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। नियमित व्यायाम और योगा मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं और ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मेंटल हेल्थ, अवॉइड स्ट्रेस/डिप्रेशन, विजिट हैप्पी/प्लेजेंट प्लेसेस। तनाव और अवसाद से बचना चाहिए और ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहां खुशी मिले। ऑल्टरनेटिव्स, टेक आयुर्वेदिक/नेचुरल रेमेडीज, अवॉइड एलोपैथिक मेडिकेशंस। कुछ लोग आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उपचारों को भी अपनाते हैं और एलोपैथिक दवाओं से बचने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज के बाद अब हम एंडोक्राइन सिस्टम की एक और बहुत ही आम समस्या की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 4, अंडरस्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें हम थायराइड हार्मोन की कमी, उसके क्या कारण हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इस पर एक नजर डालेंगे। तो बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स की। यहाँ डायग्राम में आप थायराइड ग्रंथि की लोकेशन देख सकते हैं जो हमारी गर्दन में स्थित होती है। अब देखते हैं ए, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसकी डेफिनेशन, कंडीशन एसोसिएटेड विद थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी ड्यू टू स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिरेंजमेंट, कॉमन इन फीमेल्स। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि की संरचना या उसके कामकाज में किसी गड़बड़ी के कारण शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। ये महिलाओं में ज्यादा आम है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला, 1, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, इंट्रिंसिक एब्नॉर्मैलिटी इन थायराइड और पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिजीज। इसका मतलब है कि जो समस्या है वो थायराइड ग्रंथि के अंदर ही है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ज्यादातर मामले इसी प्रकार के होते हैं। अकम्पनीड बाय गॉइटर, एनलार्जमेंट। इसमें अक्सर घेंगा यानी थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ना भी देखा जाता है। इसके कॉजेज कॉन्जेनिटल, आयोडीन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून, iatrogenic। मतलब इसके कारण जन्मजात हो सकते हैं जैसे आयोडीन की कमी, ऑटो इम्यून हो सकते हैं या इलाज के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरा प्रकार है 2, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, अराइजिंग फ्रॉम प्रोसेसेस आउटसाइड द थायराइड ग्लैंड। इसका मतलब है कि यह थायराइड ग्रंथि के बाहर की किसी प्रक्रिया के कारण होता है। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म की इटियोपैथोजेनेसिस यानी इसके होने के जो मुख्य कारण हैं उन्हें थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है 1, कॉन्जेनेटल यानी जन्मजात, रिजल्ट ऑफ एंडेमिक आयोडीन डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफन। ये अक्सर किसी खास इलाके में आयोडीन की कमी का परिणाम होता है। इनबॉर्न एरर्स ऑफ थायराइड मेटाबॉलिज्म या फिर थायराइड मेटाबॉलिज्म में कुछ जन्मजात त्रुटियां भी इसका कारण हो सकती हैं। दूसरी श्रेणी है 2, ऑटो इम्यून, मोस्ट कॉमन इन आयोडीन सफिशिएंट एरियाज। ये उन क्षेत्रों में सबसे आम है जहां आयोडीन की कमी नहीं है। हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस, वास्ट मेजॉरिटी। इसका सबसे बड़ा और आम उदाहरण है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, जो ज्यादातर मामलों में देखने को मिलता है। और तीसरी श्रेणी है 3, iatrogenic। इसका मतलब है कि ये किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से होता है। सर्जिकल, टोटल थायरॉयडेक्टमी या रेडिएशन इंड्यूस्ड, जैसे कि सर्जरी के द्वारा थायराइड ग्रंथि को पूरी तरह से हटा देना, या फिर रेडिएशन थेरेपी का असर। ड्रग इंड्यूस्ड डिक्रीज सिक्रीशन, या फिर ये कुछ दवाओं के कारण भी हो सकता है जो थायराइड हार्मोन के स्राव को कम करती हैं, जैसे मिथिमोजोल या प्रोपायोल थायोयूरेसिल। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयड। इसके भी 2 मुख्य तरीके हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें मुख्य दवाएं हैं 1, लीवोथायरॉक्सिन और 2, ट्राइआयोडोथायरोनिन। ये असल में सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है जो शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा करते हैं। अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डाइट प्लान, आयोडीन लेवल मेंटेनेंस इज द मेजर टास्क। आहार योजना में आयोडीन का सही स्तर बनाए रखना सबसे जरूरी काम है। अवॉइड गोइट्रोजेनिक फूड्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर। ब्रोकली, फूलगोभी जैसे गोइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि ये थायराइड के फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इंक्रीज येलो वेजिटेबल्स, एग, कैरेट्स। पीली सब्जियां, अंडा, गाजर जैसी चीजों का सेवन बढ़ाना चाहिए। ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर एंड ग्रीन टी। नारियल पानी और ग्रीन टी वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। जनरल, अवॉइड एलर्जेंस। ऐसी चीजों से बचना चाहिए जिनसे एलर्जी हो सकती है। मेंटल फिजिकल, अवॉइड स्ट्रेस, डिप्रेशन। रेगुलर योगा, एक्सरसाइज। तनाव और अवसाद से बचना चाहिए और नियमित रूप से योग या व्यायाम करना चाहिए।
और अब हम अपने इस अध्याय के अंतिम सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 5, अंडरस्टैंडिंग हाइपरथायरॉयडिज्म एंड मैनेजमेंट। अब हम हाइपो का ठीक उल्टा केस देखेंगे, यानी वो स्थिति जब थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो जाता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है। टू बी हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी डेफिनेशन एक्सेसिव रिलीज ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स। इसका सीधा सा मतलब है थायरॉयड हार्मोन का जरूरत से ज्यादा स्राव होना। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला 1, प्राइमरी इंट्रिंसिक एब्नॉर्मैलिटी, ईजी ग्रेव्स डिजीज, जब समस्या थायरॉयड ग्रंथि के अंदर ही होती है, जिसका सबसे आम उदाहरण है ग्रेव्स डिजीज। दूसरा 2, सेकेंडरी आउटसाइड थायरॉयड, ईजी टीएसएच सिक्रीटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर, जब इसका कारण थायरॉयड ग्रंथि के बाहर होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि में कोई ट्यूमर हो जाना। अब इसकी इटियोपैथोजेनेसिस थायरोटॉक्सिकोसिस देखते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, मतलब शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, और ऐसा फ्री T3 और T4 हार्मोन का स्तर बढ़ने की वजह से होता है। इसके कॉमन कॉजेज यानी आम कारण क्या हैं? डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया, ग्रेव्स डिजीज, 85% ऑफ केसेस। सबसे आम कारण ग्रेव्स डिजीज ही है, जो लगभग 85% मामलों में होता है। इसके अलावा हाइपरफंक्शनल मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, हाइपरफंक्शनल थायरॉयड एडिनोमा और अदर कॉजेज में जेनेटिक डिफेक्ट्स, हार्मोन रेजिस्टेंस और हाइपोथैलेमिक फेलियर शामिल हैं। और अंत में हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का क्लिनिकल एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी इसके लक्षण क्या हैं? टेकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का बहुत तेज होना, ट्रेमर्स हाथों में कंपकंपी, हीट इंटॉलरेंस गर्मी बिल्कुल सहन न कर पाना, इनफर्टिलिटी बांझपन की समस्या, पॉलीफेजिया बहुत ज्यादा भूख लगना, पैल्पिटेशंस घबराहट महसूस होना, फटीग बहुत ज्यादा थकान, हेयर लॉस बालों का झड़ना, और स्वेलिंग एट बेस ऑफ नेक गर्दन के निचले हिस्से में सूजन। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इसमें ये दवाएं इस्तेमाल होती हैं: थ्रियोमाइड्स जैसे कि मेथामazole, प्रोपाइलथियोरेसल, आयोडाइड सॉल्ट्स जैसे लुगोल सोल्यूशन, आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे आइपोडेट, बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोप्रेनोलॉल, एस्मोलॉल, और एनायन इनहिबिटर्स जैसे थायोसायोनेट, परक्लोरेट। अब देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रबंधन, डाइट प्लान, लो आयोडीन, इसमें कम आयोडीन वाला आहार लेना चाहिए, रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और सेलेनियम। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और सेलेनियम से भरपूर आहार लेना जरूरी है। अवॉइड शुगर, कैफीन, अल्कोहल, चीनी, कैफीन और शराब जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। अवॉइड एलर्जेंस एंड स्ट्रेस, एलर्जी करने वाली चीज़ों और तनाव से दूर रहना चाहिए। और रेगुलर योगा एक्सरसाइज, नियमित रूप से योग और व्यायाम करना चाहिए। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण विकारों, डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर्स का एक विस्तृत अवलोकन।